तो पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो टेस्ट में था उसमें बहुत डाउट किया स्टूडेंट ने कि इफ ए बी इक्वल टू 0 देन आइदर ए इज 0 और बी इज 0 और बोथ आर सिंगुलर। इसको समझाना है? ठीक है, ओके। तो हम मान लेते हैं, तो हम यहां पे ले लेते हैं, क्वेश्चन है कि, तो क्वेश्चन है ए बी इज 0, ठीक है, ये दिया हुआ है मुझे। तो इसमें ऑप्शन है कि आइदर ए इज 0 और बी इज 0, और बी है कि ए इज 0 और बी इज 0 और बोथ आर सिंगुलर, ठीक है। और सी है, और क्या था, और कोई ऑप्शन याद है किसी को? आइदर ए इज सिंगुलर और बी इज सिंगुलर। ओके, आइदर ए इज सिंगुलर और बी इज सिंगुलर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और डी है, केयरफुल केयरफुल, और ठीक है, जो भी है हमारे को सही ऑप्शन से मतलब है, ठीक है, हमको उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले तो इस बात को समझना चाहिए कि कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो इंटीजर्स तो सेटिस्फाई करते हैं लेकिन मैट्रिसेस सेटिस्फाई नहीं करती है, जैसे कि कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी किसको कहते हैं कि यदि हम दो इंटीजर्स लिखेंगे ए बी इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू, तो ये बी ए होगा, लेकिन ए बी इक्वल टू बी ए हर बार ट्रू नहीं होता है, ठीक है, इसको कम्यूटेटिव कहते हैं। और ये इंटीजर्स को हम रियल नंबर भी ले सकते हैं, तो रियल नंबर में भी ट्रू होगा, कॉम्प्लेक्स में भी ट्रू होगा कम्यूटेटिविटी, लेकिन मैट्रिसेस में ट्रू नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही एक प्रॉपर्टी है जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर क्या किसको कहते हैं कि आइदर इफ ए बी इज 0 देन आइदर ए इज 0 और बी इज 0, या तो ए 0 है, ये बी 0। अब यदि हम इसको रियल नंबर पे लेंगे तो क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसे स्मॉल ए बी इक्वल टू 0 देन आइदर स्मॉल ए इज 0 और बी। ऐसे ही करते हैं ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, इक्वेशन से भी बाहर निकाल लेते हैं। जैसे x माइनस 2 हमें सॉल्व करना है, x इंटू एक्स माइनस 2, तो कैसे सॉल्व करते हैं, आइदर x इज 0 और x माइनस 2 इज 0, है ना। तो इसके रूट क्या हुए, या तो 0 होगा या 2 होगा, ऐसे सॉल्व करते हैं ना। मैट्रिसेस में ऐसे नहीं चलता है, क्यों? इसका काउंटर एग्जाम्पल हमें मिल जाएगा। जैसे हम ये दो मैट्रिसेस ले लें, तो ये मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एक जीरो मैट्रिक्स होगी, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि ना तो ये 0 है ना ये 0 है, फाइन। अब मैट्रिसेस एक, यदि मैं कहूं कि कोई मैट्रिक्स 0 है तो वो सिंगुलर होगी, राइट। और सिंगुलर है तो 0 होना जरूरी नहीं है, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है लेकिन 0 नहीं है ना। तो 0 होना और सिंगुलर होना आपस में रिलेटेड तो है, लेकिन वो कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है, मतलब बोथ डजंट इंप्लाई ईच अदर। यहां तक ठीक है। अब देखो कोई मैट्रिक्स, ये तो हमको दिया हुआ है फैक्ट, फाइन। अब हमारे पास क्या क्या हो सकता है इस फैक्ट के साथ, फैक्ट को इग्नोर कर दो, दो मैट्रिसेस क्या क्या हो सकती है, आइदर बोथ कैन बी नॉन सिंगुलर, राइट, और बोथ कैन बी सिंगुलर, और वन कैन बी सिंगुलर और वन कैन बी नॉन सिंगुलर, और वन कैन बी 0, वन कैन बी सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, सारे केसेस ले लो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए बी इक्वल टू 0 में यदि मैं ये लिखता हूं कि एट लीस्ट 1 इज नॉन सिंगुलर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, एट लीस्ट 1 इज नॉन सिंगुलर। तो आप मुझे बताइए कि इसके जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं उसमें इसको छोड़कर क्या ये फैक्ट सारे ऑप्शंस कंटेन नहीं करता है? बताओ, क्या कोई ऑप्शन ऐसा भी है ए और बी होने का जो ना तो इसमें लाई करता है ना इसमें लाई करता है? बताओ, कोई ऑप्शन ऐसा है? हम यहाँ क्या कह रहे हैं, या तो ए 0 है या बी 0 है या बोथ सिंगुलर है। यहाँ हम कह रहे हैं एटलीस्ट 1 इज नॉन सिंगुलर। तो इसका मतलब है कि इसमें एटलीस्ट 1 नॉन सिंगुलर हो गया या बोथ नॉन सिंगुलर हो गए और बचे हुए सब इसमें आ गए, राइट। तो यदि मैं ये प्रूव कर दूं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है,
राइट। यदि मैं ये प्रूव कर दूं कि एटलीस्ट वन इज नॉन सिंगुलर, तो फिर इसका मतलब होता है यदि ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, तो ये बात ट्रू हो गई कि बी जो है, हाँ, एटलीस्ट वन इज नॉन सिंगुलर एंड अदर इज नॉन जीरो। मैं यहां पे एक चीज और जोड़ूंगा, अदर इज नॉन जीरो, क्योंकि यहां पर तो हम वो केस ले ही रहे हैं जिसमें एक एक जीरो है, तो इसका बचा हुआ केस यदि हम लेंगे तो अदर इज नॉन जीरो, है ना। तो मान लो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी से दैट इफ ए बी इज जीरो एंड ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, तो ए नॉन सिंगुलर हो गया, तो बी क्या हो गया, बी कोई और मैट्रिक्स हो गई, बी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अच्छा, नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो सकती है? हाँ, कितनी भी हो सकती है, पर जीरो नहीं हो सकती, राइट। मतलब ये बात क्लियर है बिल्कुल कि जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो रैंक और नॉन जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू नॉन जीरो रैंक, ये तो एकदम क्लियर है, इसमें कैलकुलेट करना ही नहीं है ना कुछ भी, क्योंकि कम से कम एक भी एलिमेंट मुझे नॉन जीरो मिल जाएगा, तो मुझे 1 by 1 का एक माइनर मिल गया जो कि नॉन जीरो है, दैट मीन्स माई रैंक इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक थ्योरम यूज करेंगे। अब मुझे पता नहीं है कि वो आपने पहले पढ़ रखी है कि नहीं पढ़ रखी है, कि यदि ये कोई भी मैट्रिक्स है बी और ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स से, तो उसकी रैंक अनचेंज्ड रहती है, उसकी रैंक चेंज नहीं होती है। पढ़ रखा आपने ये? नहीं पढ़ रखा? अच्छा ठीक है, चलो। तो अब हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये देखेंगे कि दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ए यदि मैंने नॉन सिंगुलर ले लिया और बी मैंने नॉन जीरो मैट्रिक्स लिया है, तो बी की रैंक चेंज नहीं होगी, मतलब ए बी की रैंक इज इक्वल टू बी की रैंक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम दिस फैक्ट कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी दैट इज नॉट जीरो, क्योंकि हमने ले लिया बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो ये इसकी रैंक जीरो नहीं है, राइट। तो यदि ये नॉन जीरो है तो ए बी को नॉन जीरो, ए बी नॉन जीरो नहीं, ए बी जीरो नहीं हो सकती, ए बी मस्ट बी नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि यदि ए बी जीरो है तो ये केस कभी नहीं हो सकता, सही है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैंने इसको रील आउट कर दिया तो मेरा, अब मान लीजिए मैं बी को नॉन सिंगुलर मान लेता हूं, एक वर्ड यूज होता है मैथमेटिक्स में विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। इसका क्या मतलब है? हाँ, तो प्रूफ्स में ये यूज होता है जब हम कोई चीज को प्रूफ करते हैं। सपोज करो, तो यहां पर हम कहेंगे कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट अस टेक ए इज नॉन सिंगुलर, then B is singular, then B is anything but non zero matrix, ठीक है। अब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब क्या है, ये हो गया कि यदि आप इसे दूसरी तरह से भी लोगे तो वो प्रूफ वैसे ही आइडेंटिकल हो जाएगा। तो अब आप एक दूसरा केस कंसीडर कर लेंगे जिसमें B नॉन सिंगुलर है और A एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, सो द प्रूफ विल आइडेंटिकल एज प्रीवियस वन। तो इसको कहते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। मतलब हमने मान तो लिया है कि ए नॉन सिंगुलर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई स्पेसिफिक केस कंसीडर करें, नहीं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, हमने जनरलिटी का लॉस नहीं किया है। इवन इफ वी हैव ट्राइड ए पर्टिकुलर केस, वी आर नॉट लूजिंग द जनरलिटी एंड थ्योरम स्टिल होल्ड्स इन बोथ द केसेस, ठीक है। अभी इसमें किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में? सारे केसेस आ रहे हैं, सभी भी हाँ हाँ हाँ, दोनों सिंगुलर भी है, हाँ, बट वहाँ क्वेश्चन पे लिखा हुआ था, और आप जब एमसीक्यू बोले तो अगर कोई पर्सन फर्स्ट वाला ऑप्शन रीड कर रहा है तो वो एक केस में तो ट्रू है, मतलब वो केस तो वहाँ स्पेसिफाई नहीं, वो क्वेश्चन ये लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, उसमें शायद लिखा है कि मस्ट बी ट्रू, मस्ट भी नहीं है, देन लिखा है, हाँ हाँ, देन कंक्लूजन क्या निकला आपका? देन लिखा है, बस उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन हम देखे थे जैसे, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सुनो, एक मिनट देखो, लॉजिक को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा मैथ्स जो है वो बाद में आती है, लॉजिक जो है वो पहले आता है, ठीक है। अभी देखो, अभी स्टेटमेंट को समझो। देन का मतलब है कि यदि मैं दूसरे वाले स्टेटमेंट को वहाँ अमेंड कर दूँ तो दिस सेंटेंस मस्ट बी ए मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन में लिख के छोड़ दिया इफ़ ए बी इक्वल टू जीरो, देन फिर ऑप्शन ए लिखा कि ए इज जीरो और बी इज जीरो, राइट।
मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, इसको लिख देता हूं, देन ये, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस सेंटेंस का हिस्सा है। यदि ये ट्रू है, इफ ऑप्शन ए इज ट्रू, देन आई कैन पुट दिस सेंटेंस हियर, राइट। हाँ, रुको तो सही, मैं आई विल कम टू दैट पॉइंट। कुछ केस के लिए सेटिस्फाई हो, उसके लिए मैं आ रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि मैं इफ ए इज ट्रू देन लेट अस पुट इट, देन ए इज 0 एंड और बी इज 0, ठीक है। अब इस सेंटेंस पे गौर करो, दिस सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स इन जनरल, बताओ। दिस सेंटेंस इज फॉल्स। यदि आप इसको उल्टा करोगे तो ये ट्रू होगा। इफ ए इज 0 और बी इज 0 देन ए बी इज 0, दैट इज ट्रू। बट इफ ए बी इज 0 देन इट डज नॉट इंप्लाई दैट ए इज 0 और बी इज 0, राइट। तो हमेशा देन के बाद में यदि सेंटेंस लिखा है तो उसको ऊपर लिखने से यदि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, तो कोई जैसे ए बी ए इज 0 देन बी इज 0 देन ए बी इज 0, तो ठीक है, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है। बोलो। हाँ, उसमें ऑलवेज लगा हुआ है, वहाँ ऑलवेज लगा हुआ है। एक पर्टिकुलर कंडीशन ही मान लगती कि मतलब जब भी हो इसमें, बट वैसा कुछ नहीं था। अगर इसमें देन इज ऑलवेज ट्रू रहता ना, तो आप अगर सी ऑप्शन बोलते ना मार्केट में, तो हम मतलब मुश्किल नहीं एक बार वहाँ देन लिखा हुआ था। और ये एक केस तो है ना, एक केस है, और नीचे वाला भी एक अलग तरह की केस के लिए यूज हो सकता है। फिर सी वाला दोनों का कॉम्बिनेशन। और एक और चीज पूछा था, जब आप सी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है और एंड और, तो ऊपर के दो स्टेटमेंट में क्यों नहीं माना? सी वाले में और लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है उसमें either A equal to 0 और B equal to 0 और both are similar, तो मतलब दो सेंटेंस नहीं है ये, इन द सेंस मतलब समझे क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये बात ये है, फिर से मैं ओरिजिनल मैं उतना तो नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूँ कि यदि देन के बाद में कौन सा स्टेटमेंट लगाने से वो एक ट्रू वैलिड स्टेटमेंट होता है, ये बताओ आप मुझे। हाँ, is always true अगर आप लिखे होते ना इसमें क्वेश्चन में भी, then which of the following is always true, हम बोलते ही नहीं है सर। मैंने वो ऑलवेज ट्रू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्टेटमेंट में ऑलरेडी और लगे हुए हैं ना बार बार में, तो ये आप स्टेटमेंट को पूरा एक बार बना के देखोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। इफ ए बी इज 0 देन विच ऑफ द ऑप्शन इज ऑलवेज ट्रू, आइदर ए इज 0 और बी इज 0, अजीब सा लग रहा है वो। और पहले से ये तो ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या हुआ? यदि एक फिक्स स्टेटमेंट होता तो ऑलवेज ट्रू का एक मीनिंग होता, राइट? ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? हाँ, सेट बी है तुम्हारे पास किसी को? हाँ? ये दोनों सर सिंगुलर होगा सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो नहीं आ रहा है। हाँ, तो देखो हम उल्टा नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कि दिस, अब मैं फिर से ये कह रहा हूं कि बैठो बैठो, क्या हुआ? नहीं, वो आप आना चाहें तो आ ही सकते हैं, यदि आप नहीं आना चाहें तो मत आइए, है ना। कैमरे में देखो, इसको देखिए, ए बी इज 0 देन ए इज 0 और बी इज 0 और बोथ आर सिंगुलर, ठीक है। उल्टा नहीं बोल रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बोथ आर सिंगुलर देन ए बी इज 0, ये नहीं मैं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं इफ ए बी इज 0 देन द सिचुएशन कैन बी ओनली डिवाइडेड इन ओनली 3 पार्ट्स, आइदर ए इज 0 और बी इज 0। सबसे पहले तो आपको होल्ड कराना है ए बी इज 0, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, तो पहले वो करा लो, फिर ए बी बताओ मुझे। सो देन इन दैट केस ए बी विल लाई ओनली इन 3 कंडीशन, मैं क्या तो इसमें होगा या इसमें होगा या इसमें होगा। अच्छा, ये भी मुझे पता है कि एक 0 होगा तो दूसरे को 0 होना पड़ेगा। यदि एक 0 है तो मल्टीप्लिकेशन 0 होना पड़ेगा, दूसरा सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, पूरा वो अपना कवच लगा के आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एक मैट्रिक्स 0 है तो उनका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा ही होगा, ये तो श्योर है एकदम, है ना। तो ये ए 0 बी 0 तो बहुत ट्रिवियल है। अब जो बच गया है वो इंपॉर्टेंट है, वो दिखाता है कि ये 0 डिवाइजर प्रॉपर्टी को कंटेन नहीं करती है मैट्रिक्स। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। लाओ, सेट बी डिस्कस करना है। अच्छा, सेट बी इसी में रखा हुआ है, किसी के पास हो तो दो मुझे। हाँ, ए बी सही नहीं होगा। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करूँ इसमें? पहला क्वेश्चन डिस्कस करना है ना, ठीक है। पहले क्वेश्चन में बाकी 3 ऑप्शन बहुत मतलब इट कम्स फ्रॉम योर बैकग्राउंड, 12 से आते हैं, तो उसको हम छोड़ दें कि करें डिस्कस?
ए और डी डिस्कस करें, राइट। तो पहले डी डिस्कस कर लेते हैं। डी कहता है कि मैं ये कह रहा हूं कि स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज द लीस्ट ऑर्डर्ड पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड बाई ए, और मेरा क्लेम ये है कि दिस इज फॉल्स। फाइन, ओके। अब आपको क्या पढ़ाया गया है, अब आपको क्या पढ़ा, देखिए क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज द लीस्ट ऑर्डर्ड पॉलिनोमियल, लीस्ट ऑर्डर लिखा हुआ है कि डिग्री लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा है ना, पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड बाई ए, भाई। अब केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, देखा जाए तो ऐसा लगेगा आपको पढ़ने से कि केले हैमिल्टन थ्योरम तो यही बात कह रही है कि ए सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, राइट। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में ए रख देंगे हम, और जहां केवल स्केलर है वहां आइडेंटिटी लगा देंगे तो वो जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन झोल कहाँ है, झोल है लिस्ट में, लिस्ट में सारा गड़बड़ है, ठीक है। अभी बताइए, मान लीजिए ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ले लें, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, लैम्डा माइनस 1 की पावर 3 होगा कि नहीं होगा, है ना। इसको ऐसे कर लो, आइडेंटिटी कैसे करते हैं, ए माइनस लैम्डा ही करते हैं ना, तो 1 माइनस लैम्डा कर लेते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 माइनस लैम्डा आई की पावर 3, तो ऐसे दोनों एक ही चीज़ है, बट दैट्स ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, हमको कुछ पॉलिनोमियल मिल जाएगा, राइट। अब मान लीजिए मैं क्लेम कर रहा हूं कि 1 माइनस लैम्डा, कंसीडर इट, अब ये पॉलिनोमियल एक है मेरे पास जिसको कंसीडर करना है आपको, ठीक है। तो मैं इसको और अच्छे से करने के लिए कर देता हूं 1 माइनस एक्स। अब ये पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है, लैम्डा में थोड़ा सा अंदर से लगता है कि लैम्डा है, वैल्यू है, क्या है, पर 1 माइनस एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। ए को इसमें रखेंगे हम तो क्या आएगा, 1 की जगह तो क्या लूंगा मैं, आइडेंटिटी, x की जगह क्या लूंगा, a लूंगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो आइडेंटिटी माइनस a इक्वल टू 0, तो इसको सेटिस्फाई कर दिया इसने, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज नॉट द लीस्ट ऑर्डर्ड पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड बाई ए। आपको सिर्फ काउंटर एग्जांपल से सॉल्व करना था, कितना सिंपल काउंटर एग्जांपल है, ठीक है। अभी दूसरा हम देखते हैं, if A, B are square matrices then eigen values of B and AB and BA are same, ठीक है। इस थ्योरम के कम से कम 8 प्रूफ है जो बेसिक है बहुत, ठीक है। लेकिन मैं बहुत सिंपल आपको बताऊंगा जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि मान लो ए या बी में से कोई एक नॉन सिंगुलर है। हालांकि ये इसका जनरल प्रूफ नहीं है, क्योंकि जनरल प्रूफ में दोनों ही नॉन सिंगुलर भी हो सकते हैं, बट इजीएस्ट प्रूफ बताने के लिए कि आपको कम से कम इंट्यूशन बेस पे आप एक्सेप्ट कर लो उसको, हम मान लेते हैं कि ए और बी में से कोई भी एक नॉन सिंगुलर है, एंड लेट अस अज्यूम दैट ए इज नॉन सिंगुलर। फाइन, तो क्या होगा, तो हम ले लेते हैं, तो थ्योरम कहती है आइगेन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब हम यहां पे आते हैं कि लेट, तो अब हम यहां पे फिर से लिखेंगे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, लॉस ऑफ जनरलिटी, लेट ए इज नॉन सिंगुलर, ए को नॉन सिंगुलर ले लिया, ठीक है। तो हम ए बी को लिख सकते हैं ए इनवर्स
ए बी ए, ऐसे लिख सकता हूं? नहीं, ए बी को ऐसे नहीं लिख सकता, मैं बी ए को ऐसे लिख सकता हूं, राइट? लिख सकता हूं। और मैं बी ए को यदि मैं इसको P मान लूं और इसको Q मान लूं तो क्या आएगा? P इक्वल टू A इनवर्स Q A। तो सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम आइगन वैल्यूज, सो P एंड Q आर सिमिलर, सो A एंड B आर सिमिलर। ठीक है, ओके। अब मान के चलो, अब अभी भी मैं एक सब केस लेना पड़ेगा मुझे, अभी जनरल प्रूफ नहीं है, कि मान लो कि बोथ आर सिंगुलर। अभी हमने लिया कि एक नॉन सिंगुलर, बोथ सिंगुलर है, तो बोथ सिंगुलर होगा तो क्या होगा? ए बी की आइगन वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो बी ए भी सिंगुलर होगा तो बी ए की भी आइगन वैल्यू सिंगुलर होगी, राइट? तो इसको केस टू केस भी देख सकते हैं। इसको अल्टरनेट दूसरे प्रूफ्स में क्या कर सकते हैं कि मान ली जाए कि आपने एज्यूम कर लो कि लेट लैम्डा आइगन वैल्यू है एक्स के साथ, ठीक है? तो ए बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा एक्स हो जाएगा। ये मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? इसमें बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ से, ठीक है? तो बी ए फिर बी एक्स इक्वल टू लैम्डा बी एक्स। अब हम क्या करते हैं? बी एक्स को वाई मान लेते हैं, तो बी ए वाई इक्वल टू लैम्डा वाई। तो क्या हुआ? ए बी की आइगन वैल्यू क्या थी? लैम्डा थी। भाई ओ फोन रख दो, फोन रख दो। हाँ, क्या कर रहे हो? हाँ, तो ए बी की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो बी ए की भी आइगन वैल्यू लैम्डा हो गई। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना है कि बाई नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्स नॉन जीरो है, पर नॉन जीरो एक्स के लिए बी एक्स भी नॉन जीरो हो ये जरूरी नहीं है, राइट? तो यहां हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि बी एक्स नॉन जीरो नहीं है, ये अजम्पशन यहां पर है, इन्वॉल्व है। तो आपको यदि देखना है कि यदि फिर जीरो के केस को आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा। इसके और छोटे छोटे प्रूफ्स हैं लेकिन थोड़े ट्रिकी है सारे, जो कि जनरल केस कंसीडर करते हैं। मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है? और बताऊं क्वेश्चन नंबर बी, सेट बी में, सेट बी मेरे पास अभी रखा हुआ है, तो सेट बी बता दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब आप एकदम, मुझे लगता है आप सॉल्व कर ही देते, पता नहीं आपने क्यों नहीं किया, ठीक है? मैं बता दे रहा हूं, है ना? आप तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बी, देखो एक्स एक वेक्टर है जो कि R5 में है ना। R5 मैंने ऐसे ही समझाने आपको डालने के लिए, मतलब आप रिलेट कर सको इसलिए मैंने दे दिया। R5 की कोई जरूरत नहीं थी उसमें, ठीक है? तो आपको बताना है कि एक्स ट्रांसपोज की रैंक क्या होगी। फाइन, अब बताओ एक्स ट्रांसपोज का डायमेंशन क्या होगा, ये बताओ पहले। ये एक कॉलम वेक्टर है, मैंने लिखा भी है कि ये एक कॉलम वेक्टर है। वैसे तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप अभी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हम बता सकते हैं कि हम कॉलम वेक्टर जब भी एज्यूम करते हैं तो कॉलम वेक्टर ही एज्यूम करते हैं, ठीक है? अब बताओ। हाँ, 5x5 होगी, करेक्ट? 5x5 होगी, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 5x5, ठीक है? अब रैंक ऑफ ए बी is always less than equal to minimum of rank of A और rank of B, ठीक है? तो यहां दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है। वेक्टर्स कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज मैट्रिसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसकी रैंक क्या होगी? एक्स ट्रांसपोज की रैंक, इट शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज। और x की रैंक क्या हो सकती है? मैक्सिमम 1 हो सकती है। हमने नॉन जीरो ले लिया, नॉन जीरो वेक्टर लिखा हुआ है उसमें, राइट? तो 1 है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू 1। अब लेस देन इक्वल टू 1 में क्या क्या आता है? या तो 0 आता है या 1 आता है। तो क्या 0 हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज 0 क्यों नहीं हो सकता, ये बताइए। हाँ, नॉन जीरो मैट्रिक्स क्यों बनाएगा वो, ये बताओ। 0 भी तो बना सकता है, बताओ। एक्स नॉन जीरो है, पर एक्स ट्रांसपोज नॉन जीरो कैसे होगा?
ऐसा भी तो हो सकता है कि x तो नॉन जीरो हो और x ट्रांसपोज जीरो हो, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं हो सकता, क्यों? नहीं, x यदि नॉन जीरो है तो x ट्रांसपोज तो नॉन जीरो है, लेकिन x इंटू एक्स ट्रांसपोज नॉन जीरो है, ये कैसे आया? है? थोड़ा समझाओ, मतलब कम से कम इवन इफ इट इज ऑब्वियस, कम से कम एक लाइन तो दो उसके सपोर्ट में। एक्स ट्रांसपोज नॉन जीरो क्यों होगा? तुम मेरा ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो, मुझे कुछ एक उसके सपोर्ट में एक लाइन दो ना। करेक्ट करेक्ट, उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? उसके एलिमेंट्स के स्क्वायर होंगे। चूंकि उसके एलिमेंट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉन जीरो है, इसलिए इसके डायगोनल एलिमेंट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। इससे गारंटी हो जाती है कि हमारा मैट्रिक्स जीरो नहीं है, वो नॉन जीरो है। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन? बी में सबको समझ में आ गया सारे क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं, बी में तो बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल है, ले लो। थैंक यू। एक साइड दो मुझे कोई। हाँ, ए में कौन सा समझाना है? ए में 3 समझाना है। ए में 3 बहुत मजेदार है। ओके, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारा ए जो है वो m/n है, ठीक है, और दिया क्या है? m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है, और इसका यूनिक सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। ये मतलब ये असामाजिक तत्व के लिए वो कोना क्यों सूटेबल है? मैं ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका हूं कि सारे असामाजिक तत्व वहीं जाके क्यों बैठते हैं? सब शॉर्टलिस्टेड हो तुम मेरी निगाह में, तुमको वही जगह मिलती है कि उधर बैठ जाओ कहीं, हैं? सबके नाम रोल नंबर लिखे हुए हैं मैंने अलग से, एकदम छटे हुए सारे। कुछ ना कुछ खुराफाती उस कोने में चलनी है, एकदम उस कोने को श्राप मिला हुआ है कि आदमी जब आके देखता है ना तो वो देखता है कि मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जिसको पढ़ना है वो देखेगा भाई मुझे आगे बैठूंगा, अच्छा सुनाई देगा, अच्छा दिखाई देगा, मुझे और कुछ करना भी नहीं है। और जिसको देखना है कि मुझे चंपत होना है एकदम, हाँ, जरा सा इधर आंख लगी, जरा सा टीचर ऐसे घूमा और हमको भागना है, वो उधर कोने में जाके अपनी सीट पकड़ेगा। वो देख लेगा कि मेरे लिए सबसे सूटेबल जगह, कोजी एनवायरनमेंट यही है एकदम। कभी भी जाओ, कभी भी आओ, आराम से लाट साहब की तरह रहो, ठीक है। क्या है मतलब मैं समझ नहीं पाऊँ, कभी हंसी चल रही है, कभी असाइनमेंट चल रहा है उस कोने में, कभी कुछ चल रहा है, सुनने का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, m/n और b कोई n/a1 कॉलम है, तो इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, ठीक है। ax इक्वल टू b, तो b जो है वो एक n/1 का कॉलम वेक्टर हो जाएगा, है ना। नहीं, b तो m का कॉलम होगा ना, ठीक है। b कोई मैटर नहीं करता। सपोज दैट ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है ना। यहाँ पे देखो आप, ax इक्वल टू b का एक यूनिक सॉल्यूशन है, दिया क्या है? ax इक्वल टू b। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होता है ये बताओ? रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड रैंक ऑफ ab इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। गुड, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ ab इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स अब हमको सिर्फ इस चीज का यूज करना है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो हम यहां पे ले लेते हैं, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n। इसको हम यूज करेंगे, ठीक है।
तो अब देखो कि अब m इक्वल टू n में, मतलब m इक्वल टू n इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहां पर मैंने एम्फेसाइज करने के लिए कि आप उसको में फॉल ना हो, उसमें ऑलवेज लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या केवल m इक्वल टू n ही एक ऐसा केस है जो वैलिड होगा कि इसके अलावा और भी कुछ केसेस हो सकते हैं जो वैलिड हैं, ये हम देख रहे हैं ना। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि m इज ग्रेटर देन n, तो ये एक ऐसा केस है जो m इक्वल टू n को भी कंटेन करता है और ग्रेटर देन को भी है ना। तो अब हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। अब हम पहले दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं, m इज लेस देन n, स्ट्रिक्टली लेस देन n, उसमें क्या होगा, उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है बताइए। इफ m इज स्ट्रिक्टली लेस देन n, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? हाँ हाँ, नहीं, यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, ये तुमने एक कंबाइंड रिजल्ट बता दिया, लेकिन मुझे रिजल्ट अलग अलग उसमें चाहिए। क्या क्या हो सकता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को भूलना नहीं है, m लेस देन n में एकदम एक्साइट नहीं हो जाना, अच्छा m लेस देन n तो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा, ऐसा नहीं है। उस केस में भी ऐसा हो सकता है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो, मैंने 3 वेरिएबल का एक सिस्टम बनाया और एक इक्वेशन लिखा, दूसरा इक्वेशन उसके एकदम इररिलेवेंट लिख दिया, तो दोनों कंसिस्टेंट नहीं होंगे, भले ही 3 वेरिएबल पे 2 इक्वेशन है ना। तो 2 पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये तो रूल आउट हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब यदि हम ये प्रूव कर दें कि m इज ग्रेटर देन n पॉसिबल है, तो बाकी सारे केसेस रूल आउट हो जाएंगे, है ना। यदि मैं ये प्रूव कर दूं तो देखो इसमें क्या होगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, क्योंकि रैंक ऑफ ए को n होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो m ग्रेटर देन n के लिए रैंक ऑफ ए n हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b भी n हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो m ग्रेटर देन a पॉसिबल। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि इसको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। कि मान लीजिए आप एक नॉन सिंगुलर ले लिए, a नॉन सिंगुलर ले लिए, तो ax इक्वल टू b आपका यूनिकली सॉल्वेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, m इक्वल टू n है, ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया, पर हमको ये दिखाना है कि क्या इसके अलावा और भी कोई केस हो सकते हैं। अब आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे लिख दिया। अब क्या हुआ, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, हाँ, पहले लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, हाँ, उसके पैरेलल हो गया, सॉल्यूशन नहीं देगा, पैरेलल हुआ पक्का। पूरे को किया हमने 2 से मल्टीप्लाई, LHS RHS दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो तो सेम हो गया ना, वो पैरेलल नहीं हुआ। पैरेलल तब होता जब मैं कांस्टेंट को छोड़ देता और इधर वाले पार्ट को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, LHS पार्ट को, यदि इक्वेशन के LHS पार्ट को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, तो मैं बोलता कि वो पैरेलल है, लेकिन वो आइडेंटिकल है। आपको यही बताया था ना कि जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस है वो ओरिजिनल सिस्टम में कोई चेंज ही नहीं करती है, किसी तरह का चेंज नहीं करती है। तो 2 रो को स्विच करोगे, एक रो को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, उससे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको एक दूसरा केस बता रहा हूं जिसमें कि हमने एक रो और बढ़ा दी और वो पिछली रो का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके सॉल्यूशन सेट पर क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी यूनिक सॉल्यूशन था, अब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। और m ग्रेटर देन n है यहाँ पे, तो m ग्रेटर देन n a भी हो सकता है और m इक्वल टू n भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर है m ग्रेटर देन इक्वल टू n। और बताओ, देखो 4 को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। इसमें 4 एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो यूनिट मॉड्यूलस के होते हैं, उनका मॉड्यूलस 1 होना चाहिए। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी सारी आइगन वैल्यूज का मॉड्यूलस 1 है, ठीक है। वैसे आप निकाल भी सकते हो, ये इजी है क्वेश्चन। हाँ, a ऑगमेंटेड b का केस जिसमें m ग्रेटर देन n में a ऑगमेंटेड b का रैंक तो करते ग्रेटर देन n आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। उस केस में तो फिर एक और उसका देखो, फिर a इम्प्लाइज b, b इम्प्लाइज a की बात आ रही है। पहले ही दिया हुआ है आपको कि यूनिक सॉल्यूशन है,
दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू कि ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यदि ए की रैंक n होगी और एक ए ऑगमेंटेड बी की रैंक n से बढ़ गई तब तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, क्यों, और ए की तो रैंक n होना ही पड़ेगा उसको, तो वो तो n से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, है ना। हाँ, उसमें तो नो सॉल्यूशन पॉसिबल है, बट क्वेश्चन कैसे फ्रेम्ड है वो इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि x इक्वल टू बी एडमिट्स यूनिक सॉल्यूशन, क्वेश्चन में पहले ही बात खत्म कर दी, वो सारे ऑप्शंस को खत्म कर दिया पहले, ठीक है। सिर्फ तुमको ये सिर्फ कैच है इस बात का कि ये ना सोचिए कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब स्क्वायर सिस्टम होता है, ये मत सोचिए, ये कैच है इसका, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक टॉल मैट्रिक्स भी हो सकती है बट फैट मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। और कुछ, ठीक है, हाँ ऑलवेज टू बोला तो ए ग्रेटर इक्वल टू बी में तो ऑलवेज टू, हाँ, एक यही ऑलवेज ट्रू कहाँ हुआ वो, देखो, हाँ ऑलवेज लिखा हुआ है ना वो, तो m इक्वल टू n ऑलवेज नहीं हुआ ना वो, कुछ केसेस हमने बता दिए ना जिसमें m स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n है, ऐसा केस बता दिया, तो ऑलवेज नहीं हुआ, m इक्वल टू n ऑलवेज नहीं हुआ, m इक्वल टू n भी सही है लेकिन वो ऑलवेज नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, वैसे मैं इसमें ऑलवेज नहीं निकालता तब भी नहीं लिखता तब भी वो गलत ही था ऑप्शन, लेकिन सिर्फ आपको कंफ्यूजन ना रहो इसलिए मैंने ऑलवेज लिखा है ना। ले जाओ तो ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर मैट्रिसेस से रिलेटेड था। किसी को कुछ डाउट है इसमें कुछ और?